नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अब मैं आप लोगों को ना म्यूट कर देता हूँ। जब मैं बोलूंगा तब आप लोग आइएगा, क्योंकि बीच में कोई नया ज्वाइन हो रहा है ना, तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो हम लोग ना निदान देख रहे थे। माधव निदान में अलग अलग टाइप्स के निदान देख रहे थे, तो उसी के अंतर्गत आगे देखते हैं। मैं अभी संस्कृत में भी पढ़ूंगा थोड़ी देर में। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हाई लेवल पे जाऊंगा। तो क्या है कि जो दोष रहते हैं ना, जो बढ़े हुए दोष रहते हैं, कभी कभी कोष्ठ में जाते हैं, कभी कभी शाखा में जाते हैं। कोष्ठ और शाखा का ये मतलब है कि जैसे पेड़ होता है, कोई ट्री होता है, तो जो बीच का तना होता है उसको हम कोष्ठ बोलते हैं। तो जो हमारा जीआईटी है, मतलब अंदर का जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसको हम कोष्ठ माना जाता है। और शाखा मतलब जैसे पेड़ के तने होते हैं। तो वैसे ही दोष जब बाहर की तरफ चले जाते हैं, मतलब धातुओं में चले जाते हैं, रस वस्त्रोतस, रक्त वस्त्रोतस, मांस वस्त्रोतस, जब शाखागत चले जाते हैं, तो उसको हम जैसे पेड़ का तना होता है, तो ये दोष ना कभी वहां चले जाते हैं। जैसे कि हमारा स्किन डिसऑर्डर है, जितना भी त्वचा रोग है, कुष्ठ रोग है, ये सब शाखागत रहते हैं। प्रमेह व्याधि है, मतलब डायबिटीज है, ये सब ना शाखागत हो जाते हैं जब, तब ना वहां व्याधियां हो जाती है। कभी कोष्ठगत होती है तब वहां व्याधियां होती है। कभी कभी मर्म संधि अस्थि, इसमें जब हो जाती है, तो मर्म आप लोगों को पता है कि जो अपने वाइटल पॉइंट्स है वो 107 है। डॉक्टर नवीन जोशी सर मर्म पीड़न बताते हैं आप लोगों को। और अस्थि और संधिया, जितना भी ज्वाइंट्स है, वहां पे जब दोष चले जाते हैं, तो वहां पर पीड़ा करते हैं। पीड़ा करते हैं मतलब वहां के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जब मर्मास्थि संधि में दोष चले जाते हैं, तो वहां पर जो भी गति होती है वह ऐसी होती है कि डीपली एनरूटेड दोषों की गति हो जाती है। उसके वजह से कृच्छ साध्यता आती है, मतलब व्याधियों को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आई है, उनको ना आमवत है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो जो दोष है ना, मतलब आम और वायु, यह जाके वहां पे जाके बैठ गए। अब इनको ठीक करना कृच्छ साध्य, मतलब कठिनाई से ठीक होने वाले व्याधियां हो जाती है। अगर शाखागत होती है तो हम शाखागत को कोष्ठ में लाके फिर हम शुद्धि कर देते हैं, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण से, तो वो पंचकर्म से ठीक हो जाते हैं। अगर कोष्ठकर व्याधियां होती है तो वो तो दीपन पाचन या शोधन शमन इन सब से ठीक हो जाती है। तो जिस जगह पे जो दोष रहते हैं, उस आधार पे हम लोग चिकित्सा करते हैं। मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग इस पे कुछ चर्चा अगर करना चाहते हैं तो चर्चा भी कर सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डॉक्टर माधुरी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। नहीं सर। जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी को हम बुलाते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज कुमार जी,
डॉक्टर मनोज कुमार जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कोष्ठ शब्द से आमाशय और पक्वाशय, इसको हम लोग देखते हैं। आमाशय मतलब स्टमक और पक्वाशय मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको ग्रहण किया जाता है। शाखा शब्द से रक्त आदि धातुओं का जहाँ और त्वचा का ग्रहण किया जाता है, मतलब जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर उसके बाद में स्किन है, इसको हम शाखा लेते हैं। और कोष्ठ, शाखा आदि संज्ञाएं जो है ना, ये सारे चरक संहिता में बताया है। चरक में लिखा है इसके बारे में कि त्रयो रोग मार्ग, कोष्ठ शाखा मर्मास्थि संध्या इति, मतलब 3 रोग मार्ग हैं, कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संध्या, ये 3 रोग मार्ग हैं। तो इसको समझने के लिए, और आप लोग को ये मालूम होगा कि पहले के जमाने में आयुर्वेद ही था, एलोपैथी साइंस नहीं था, तो इसी आधार पर रोगों की चिकित्सा होती थी। और वनस्पतियां ही ऋषि मुनि लोगों को बोलती थी कि हमें ये गुणधर्म है, आप हमारा यूज करिए। ऋषि मुनि से वनस्पतियां बात करती थी। तो इसीलिए हमें, और आज के जमाने में आयुर्वेद सिखाया नहीं जाता, हमारा साइंस हमको ही नहीं सिखाया जाता है। तो अब चिकित्सा के सौकर्य के हिसाब से, मतलब चिकित्सा इजी हो, इसीलिए इसका 3 रोग मार्ग बताया है। एक कोष्ठ, कोष्ठ जो रहता है, शाखा रहता है, और मर्मास्थि संधि। चरक संहिता में बोला है कि आमाशय में अगर वायु का प्रकोप हो जाता है तो उसमें रुक्ष पूर्वक स्वेदन देना चाहिए। यदि पक्वाशय में कफ का प्रकोप हो जाता है तो स्नेह पूर्वक स्वेद कराना चाहिए। रुक्ष पूर्वक स्नेह का स्वेद कहाँ कराना है? तो आमाशय में, क्योंकि क्लेदक कफ का स्थान है। और कफ का प्रकोप अगर पक्वाशय में है तो स्नेह पूर्वक स्वेद कराना चाहिए, मतलब पहले घृतपान कराएं, स्वेदन कराएं, फिर बाद में आगे चिकित्सा करें। इससे क्या होता है कि कोष्ठ जो शाखागत जो दोष है ना, वो कोष्ठगत आ जाते हैं। अब आमाशय जो है, हमारा स्टमक जो है, वहां पर क्लेदक कफ रहता है, वहां कफ का अधिष्ठान है। जब वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। अगर उस पर हमने चिकित्सा नहीं किया तो बीमार गमन होके फिर श्वास का प्रतिशय, ऐसी बीमारियां हो जाती है। तो इसीलिए हमें वहां पे रुक्ष पूर्वक स्वेद करना चाहिए, क्योंकि कफ जो होता है उसका क्या गुणधर्म होता है? तो स्निग्धता, द्रवता, ये गुणधर्म होता है। तो वहां पर रुक्ष पूर्वक ऐसा चिकित्सा। अब जैसे आमवत की व्याधि है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आमवत में कफ दोष जो रहता है वो विकृत हुआ रहता है, वहां पर वालिका स्वेद करते हैं, रुक्ष पूर्वक स्वेद, इस तरह का चिकित्सा करते हैं। या फिर हम लोग कुछ रुक्ष चीजें खाने को देते हैं, जैसे जौ का आटा खाने को देते हैं, जौ का रोटी बना के देते हैं, या त्रिफला देते हैं, जो भी रुक्ष गुणात्मक वनस्पतियां हैं वो देते हैं। उसके बाद में स्वेदन कराते हैं तो ज्यादा फायदा, क्योंकि कफ को हमें ठीक करना है। पक्वाशय में है तो वहां पर पक्वाशय मेन स्थान क्या है? तो पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रा भी पक्वादनम विशेषता, तो वह वायु का स्थान है, वहां पर स्नेह पूर्वक स्वेद करना चाहिए। तो हमें ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझ आना चाहिए। सुश्रुत उत्तर तंत्र में ऐसा बताया है कि संतत ज्वर जो रहता है वो रस धातु में रहता है, सतत ज्वर जो रहता है रक्त धातु में रहता है, अन्य दुष जो ज्वर रहता है वो मांस धातु में रहता है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है संतत, सतत, अन्य दुष, तृतीयक, चतुर्थक। जो 24 घंटे फीवर रहता है उसको बोलते हैं रस धातु में रहता है। तो 24 आवर्स जो फीवर रहता है उसको बोलते हैं संतत ज्वर। जो दिन में एक बार आता है उसको बोलते हैं, दिन में 2 बार आते हैं, सुबह आते हैं बुखार और शाम को बुखार आते हैं, वो रक्तगत रहता है, उसको बोलते हैं सतत ज्वर। अन्य दुष ज्वर जो रहता है 24 आवर्स में एक बार आता है, वो मांस धातु में रहता है। फिर तृतीयक ज्वर जो रहता है वो आज आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, मतलब एक दिन का ब्रेक लेके आता है, उसको बोलते हैं तृतीयक ज्वर। तो वो कहाँ रहता है? तो मेदो धातुगत रहता है। और चतुर्थक ज्वर जो रहता है वो आज आएगा, फिर 2 दिन का गैप लेगा, चौथे दिन आएगा, तो वो रहता है अस्थि और मज्जागत ज्वर, उसको बोलते हैं चतुर्थक ज्वर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आचार्यों ने बताया है। तो हमें ना कौन से दोष कहाँ पर है, कौन से धातु में है, कोष्ठ में है, शाखा में है, मर्मास्थि संधियों में है, इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी। केवल थ्योरेटिकल किताब पढ़ रहे हैं, माधव निदान फिर किताब बंद कर दिया, ऐसा नहीं। जब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये दोष कहाँ पर है। इसके लिए मैं और डीप में आप लोगों को